Welcome to all. Myself, Dr. Dawla Bora from Department of Zoology, CHC Godaar College. आज हम जो है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हमारे श्वसन के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर तोड़ा जाता है। उसे रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर पदार्थों को अपघटित जो है वो करने का काम करते हैं। एक अनुमानित रूप से हमारे पूरे वातावरण के अंदर गैसों का एक रूप पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस 78% जो है वो पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस 21% पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.03 से लेकर 0.04% तक हमारे शरीर वातावरण के अंदर पाई जाती है। और इसी गैसों को हमारे शरीर के अंदर हम लोग ग्रहण करते हैं। हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक को दो भागों के अंदर। पहला नंबर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फॉर्म के अंदर और एक है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के रूप में कि रेस्पिरेशन कैसे होता है और उसके अंदर जो वायु दाब का कितना प्रतिशत मात्रा जो है हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। यदि मैं बात करूं हमारे रेस्पिरेशन ऑर्गन के फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि बाहर भाग से जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है उससे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो होती है, बाह्य नासा छिद्र जो है वो पाए जाते हैं। देन उसके बाद में नेशनल चैम्बर जो है वो उपस्थित होते हैं। देन फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स और लैरिंग्स जो है हमारे कंठ के अंदर अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं। देन उसके बाद में एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस के बाद में ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाइटिस है और एल्वुलाई होती है। एल्वुलाई हमारे लंग्स का सबसे छोटा भाग होता है जहां पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मैं कुछ और आगे इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उस भोजन के अपघटन के दौरान अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। यह अपशिष्ट पदार्थ यदि कार्बनिक पदार्थ है तो उसे लीवर के माध्यम से रिमूव करवाया जाता है। यदि उसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ है तो किडनी के माध्यम से, यदि कार्बनिक पदार्थ है तो आपको उसके लीवर, किडनी और गैसीय पदार्थ है तो आपको उसको लंग्स के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एल्वुलाई होती है और यह एक एयर सैक के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण के अंदर इनहेलिंग से आती है, अंतर श्वसन से आती है, वह ब्लड कैपिलरीज के अंदर स्थानांतरित कर दी जाती है। यहाँ पर रुधिर जो होता है वह ऑक्सीजन को लेने का काम करता है। इसका रीजन भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो वातावरण के अंदर सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की मिलती है, लेकिन सबसे अधिक जिसको हम बोलते हैं प्राणदायक गैस, उसको हम ऑक्सीजन के रूप में मानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में संयुक्त होने की क्षमता रखती है। और यही रीजन है कि यही ऑक्सीजन जो 21% के करीब होती है वह हमारे रुधिर के अंदर जाती है और रुधिर के अंदर एंटर होने वाली जो प्लेस होता है वो एल्वुलाई होती है, ब्लड कैपिलरीज में जाता है और ब्लड कैपिलरीज से हमारे पूरे टिश्यू सिस्टम के अंदर, ब्लड सिस्टम के अंदर इनफ्लो होने लग जाता है और प्रत्येक उत्तक पर और कोशिकाओं तक जो है वो स्थानांतरित होने का काम करता है। ये कैसे जाता है, किस प्रकार जाता है, उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे ही यह एयर सैक में जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन रुधिर के साथ में संयुक्त होता है और संयुक्त होने के बाद में हृदय में जाता है। हृदय से यह पंप होता है और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है लंग्स के अंदर जो है वो पुनः चला जाता है, जहां पर यहाँ पर गैसीय अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक श्वसन की प्रक्रिया के अंदर सबसे और इंटरेस्टिंग चीज के अंदर हम सांस लेना और श्वसन की प्रक्रिया को एक ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। सांस लेना ब्रीथिंग कहलाता है, जबकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का टूट जाना जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की प्रक्रिया के अंदर, हम बात कर रहे हैं इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2, अर्थात ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना ब्रीथिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में जो नेसेसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको पूरा करवाया जाता है। सबके साथ में ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के अणुओं को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान जो है वह ATP का निर्माण होता है और यह ऊर्जा निर्माण प्रक्रिया के अंदर हमारी एक्टिविटी बढ़ती रहती है। हम बात करेंगे इस प्रक्रिया के अंदर कि ये तो थे श्वसन के अंगों के बारे में।
हम बात करेंगे कि जब श्वसन होता है तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो है वो किस प्रकार से जो गैसीय अवस्थाएं होती है हमारे अंदर परिवर्तन होता है, अर्थात गैसीय दाब के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन हम लोग माना गया है हम लोग देखते हैं। हम बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की। हम लोग श्वसन की सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान बाह्य अवस्था के अंदर जब ऑक्सीजन का मान PO2 का मान 160 mmHg तक पाया गया है। PCO2 का मान जो है इस अवस्था में, क्योंकि बाहर CO2 का मान कम है तो इसका मान जो है वो आपके जो है वो 0.03% तक हम लोग मानते हैं। इस अवस्था में जब सांस हम लोग ले लेते हैं तो उस अवस्था में एल्वुलाई के अंदर यही दाब जो है वो परिवर्तित हो जाता है और 104 mmHg जो है वो देखा जाता है और इस 104 mmHg का मान PCO2 का मान रहता है और PCO2 का मान जो है वो 40 mmHg पाया जाता है। ये अवस्था है जब हम लोग इंस्पिरेशन एयर के अंदर बात कर रहे हैं। हम जब बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, जब कोशिका के अंदर हमारे शरीर के अंदर रुधिर जो है वो एंटर कर जाता है तो ब्लड लेवल के अंदर PO2 का मान है वो 40 mmHg जो है वो पाया जाता है, जबकि PCO2 का मान इसी अवस्था के अंदर 45 mmHg तक जो है वो पाया जाता है। यदि हम बात करें कि ये है सांस लेना और सांस को अंदर की तरफ व्यवस्थित करना, लेकिन उस कोशिकाओं का, उस ऊतकों का क्या कि उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन जो है वो पहुंच पाती है। जब लंग्स और टिश्यू की बात करें तो PO2 का मान जो है वो 100 mmHg और PCO2 का मान जो है वो 40 mmHg तक पाया जाता है, वो मिलता है। इस अवस्था के अंदर हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन की यदि लेवल ज्यादा है तो वह ऑक्सीजनेटेड है, यदि CO2 का मान ज्यादा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहलाता है। इस अवस्था के अंदर हमारा रुधिर दाब जो है वह आपको कैसे हम लोग समझते हैं उसको समझना है। ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब एक सामान्य व्यक्ति के अंदर सिस्टोलिक जो है वो 120 mmHg तक देखा गया है, जबकि डायस्टोलिक के अंदर 80 mmHg है। अर्थात यदि कोई सामान्य भाषा में लोग पूछें एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होगा तो कहेंगे कि सर कम से कम 80 और अधिक से अधिक 120 mmHg जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फॉर्म के अंदर पाया गया है। जब रिस्क फैक्टर होता है, जब हमें कोई खतरा होता है, हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर दबाव होता है, ये दोनों तरीके से हो सकता है। यदि किडनी डैमेज होने लगी है और या फिर हार्ट के अंदर कुछ आपके जमाव जो है वो होने लगा है, जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है या फिर आपके ब्लड सीरम जो है वो चेंजेस होने लग जाते हैं, तो उस अवस्था के अंदर हमारा जो रुधिर है वह 120 से लेकर 140 mmHg 139 mmHg तक देखा गया है, जबकि डायस्टोलिक जो है वो 80 से लेकर 89 mmHg तक देखा गया है। उस अवस्था के अंदर हमारी जो नॉर्मल में जो आरबीसी होती है वह एक स्पीशियस, एक समान गैप में पाई जाती है, जबकि रिस्क फॉर्म के अंदर यह आपस में जुड़ जाती है। यह अवस्था हाइपरटेंशन कहलाती है। उस हाइपरटेंशन से हमारे को किडनी और अन्य जो शरीर के विकार होते हैं वह पूर्ण रूप से हो जाते हैं। सो इसी के साथ में मैं अपने टॉपिक को, रेस्पिरेशन सिस्टम को कंप्लीट करता हूं। आपको आशा होगा कि आपको कुछ चीजें जो है अच्छी लगी होगी। थैंक यू।